राष्ट्र रक्षा सम्मेलन की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो वास्तव में रक्षा पर विचार करने की आवश्यकता क्या है। मैं अपने निर्धारित समय में बात करूंगा। आवश्यकता क्यों पड़ी कि हम राष्ट्र रक्षा की बात करें। जितने धार्मिक आयोजन सारे देश में होते हैं उन सारे आयोजनों में या तो कथाएं होती हैं, उपदेश होंगे, प्रवचन होंगे, कहीं परमात्मा की चर्चा हो रही होगी, कहीं आत्मा की चर्चा हो रही होगी, कहीं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्यम की बात हो रही होगी, किंतु राष्ट्र की बात प्रायः नहीं होती। राष्ट्र क्या है और रक्षा की आवश्यकता किस लिए है। देखिए, हम राष्ट्र को समझ लें तो हमें पता लगेगा कि ये राष्ट्र है और उसमें से यदि कहीं कोई न्यूनता आती है तो उसको दूर करने का जो प्रयत्न है उसकी रक्षा का प्रयत्न है। दो शैली हैं चर्चा करने की। अपने मंच पर तो सब वक्ता हैं, जितने दूसरे मंच हैं उन मंचों की आपने एक व्यवस्था देखी होगी कि एक ऊंचा आसन लगा है जिस पर वक्ता बैठा और उसे क्या कहते हैं, व्यासपीठ। उसे व्यासपीठ कहते हैं। तो मैं दूसरे संदर्भ में ले जा रहा हूं उस बात को। दो शैली हैं चर्चा करने की, एक व्यास की है और दूसरी समास की है। व्यास की शैली तो वह है कि वसुदेव को यमुना पार करनी है कृष्ण को लेकर के यशोदा के पास जाने के लिए। अब वो यमुना पार करने में पूरा दिन भी निकल सकता है, 3 घंटे की कथा भी यमुना पार कराने में हो सकती है, और वो ऐसा भी हो सकता है वो 2 और 3 दिन तक भी वो यमुना पार ही होती रह जाए। और समास शैली वो है कि वसुदेव चले और यशोदा के यहाँ जाकर के कृष्ण को छोड़ आए और वहाँ से जो उनकी सद्योजाता पुत्री थी उसको लेकर के चले आए। इस 1.5 वाक्य में भी पूरी हो सकती है। तो राष्ट्र को हम समझें तो राष्ट्र क्या है। किसी भी राष्ट्र का निर्माण 3 तत्वों को मिलकर के बनता है और उन 3 तत्वों की रक्षा का चिंतन करना राष्ट्र की रक्षा का चिंतन करना है। वो 3 तत्व हैं। सबसे पहले एक भौगोलिक इकाई होना, जिसकी कोई सीमाएं हों कि कहाँ से कहाँ तक का भूखंड है। तो सबसे पहली शर्त एक, उसके पास भूखंड हो। दूसरा, उस भूखंड के ऊपर निवास करने वाले कोई उसके निवासी हो, नागरिक हो, भूजन हो। और तीसरी बात है उन व्यक्तियों की कोई संस्कृति हो, उनकी कोई सांस्कृतिक विचारधारा हो। अब ये जो 3 बिंदु हैं, यदि इन 3 बिंदुओं में से किसी एक बिंदु का क्षरण हो रहा हो, किसी एक बिंदु का क्षय होगा तो समझ लीजिए राष्ट्र की क्षति हो जाएगी, राष्ट्र को हानि हो जाएगी। तो उसकी रक्षा करने के लिए 3 बिंदुओं को संरक्षित करना, 3 बिंदुओं को इस प्रकार संरक्षित करना कि बैलेंस उनका बना रहे, तो राष्ट्र की रक्षा होगी। जहाँ तक भू की रक्षा का सवाल है तो भू की रक्षा करने के लिए तो सेनाएं सरकारों को बनानी पड़ती हैं। बिना सेनाओं के उसकी रक्षा नहीं हो सकती। राष्ट्र की रक्षा करने के लिए और समृद्धि के लिए प्राचीन काल से लेकर के और अब तक सारे राष्ट्राध्यक्ष एक ही तरीका अपनाते हैं कि किसी भी राष्ट्र पर जब अधिकार जमा ना हो तो उसके भूभाग पर सबसे पहले कब्जा करते हैं। किंतु जब उसे अपने में मिला लेते हैं तो अपना राष्ट्र वो तब बनता है, अपने राष्ट्र का अंश तब बनता है कि जब वहाँ पर अपनी सेना को बैठा करके उसकी सुरक्षा कर लें। यदि किसी भूभाग पर कब्जा तो कर लिया और सेनाएं वहाँ से छोड़ करके या तो वापस लौट जाएं या आगे बढ़ जाएं और अपने किसी दस्ते को रक्षक के रूप में वहाँ पर न रखें तो वो भाग अपना भाग नहीं रहता। इतिहास के बहुत सारे उदाहरण इस संदर्भ में लिए जा सकते हैं। अपना बनाए रखने के लिए उसकी सुरक्षा करना जरूरी होता है। तो एक प्रकार तो ये है। दूसरे, उस
भूखंड की रक्षा करने के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा करने के लिए एक दूसरे हैं। वेद में एक बात कही कि योनो द्वेषत पृथ्वी यह प्रतन्यात यो भी दासात मनसा वधेन है। हमारे राष्ट्र को खतरा कहाँ कहाँ से हो सकता है? सबसे पहला खतरा राष्ट्र के लिए वहाँ से होगा कि जो उस राष्ट्र के द्रोही व्यक्ति हैं, उससे द्वेष करने वाले व्यक्ति हैं। वो द्वेष करने वाले व्यक्ति हमारी जो राष्ट्रीयता है, देखिए राष्ट्र को व्यक्त करने के लिए दूसरा शब्द हम कह सकते हैं राष्ट्रीयता, और उस राष्ट्रीयता के अंदर सांस्कृतिक प्राबल्य होगा, संस्कृति की प्रधानता होगी। तो उस राष्ट्र से द्वेष करने वाले व्यक्ति देश के अंदर भी हो सकते हैं और देश से बाहर भी हो सकते हैं। प्रतिदिन की घटनाओं से आप विचार कर सकते हैं कि राष्ट्रीयता से द्वेष करने वाले व्यक्ति यदि राष्ट्र के अंदर हैं तो किस प्रकार से क्षति पहुंचाएंगे, और जो बाहर बैठे हुए व्यक्ति हैं उनके लिए वो कितने उत्प्रेरक का काम करेंगे, कितनी प्रेरणा देने वाले होंगे कि अब ये राष्ट्र की स्थिति ऐसी है और अब आप आकर के कहीं ना कहीं कुछ कर सकते हैं। तो एक अंदर बैठ कर के ये वातावरण बनाना कि राष्ट्र कमज़ोर हो रहा है, हमारा राष्ट्र सुरक्षित नहीं है, तो उसका परिणाम क्या होगा? जो अंदर से वातावरण बनेगा, जो राष्ट्र के द्वेषी राष्ट्र से बाहर बैठे हुए हैं, चाहे देश हो या व्यक्ति हो, उनको ये अनुमान होता रहेगा कि उचित अवसर कौन सा है कि जब जाकर के हम अपना आधिपत्य वहाँ जमा सकते हैं। तो सबसे पहले उन राष्ट्र के द्वेषी व्यक्तियों पर नियंत्रण करना राष्ट्र रक्षा का प्राथमिक उपचार है। दूसरी बात कही प्रतन्यात। प्रतना कहते हैं वेद में सेना को। देखिए सेनाओं के माध्यम से कोई किसी राष्ट्र पर नियंत्रण करे तो हम देख रहे हैं कि 1.25 वर्ष हो गया, रूस नहीं कर पा रहा। सोच करके देखिए, जो विश्व की इतनी बड़ी महाशक्ति था किसी समय, वो तो गोरबाचोव की नीतियां थी जिनके कारण वो 13 टुकड़ों में बंट गया। किंतु उन टुकड़ों में बंटने के बाद रूस फिर भी एक महाशक्ति बना हुआ, और उसी का एक अंश जो पहले यूक्रेन था, उस यूक्रेन के ऊपर आज तक नियंत्रण नहीं कर पा रहा सैन्य बल के कारण से। तो सैन्य बल भी कहीं पर अधिकार करने का एक साधन है। इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है गाजा पट्टी में। सैन्य दृष्टि से आप देखिए कि लगता है कि कोई सा कमज़ोर पड़ गया है। आज लगता है कि हमास कमज़ोर पड़ गया, तो शाम को पता लगता है कि नहीं, उसने फिर दूसरे प्रकार से आक्रमण कर दिया। तो राष्ट्र को इतना समृद्ध करना सेनाओं के माध्यम से, और सेनाओं का माध्यम केवल सैनिक नहीं है, उन सैनिकों के हाथ में आने वाले जो हथियार हैं, जो विश्व की आधुनिकतम तकनीकी है, उससे संपन्न शस्त्र और अस्त्रों से सुसज्जित सेना राष्ट्र की रक्षा करने के लिए आवश्यक है। एक तीसरी और स्थिति है, और वह तीसरी स्थिति है कि राष्ट्र के नागरिकों का मनोबल अपने राष्ट्र के प्रति ऊंचा होना। यदि राष्ट्र के नागरिकों का मनोबल कमजोर हो जाए तो उस राष्ट्र की कोई रक्षा नहीं कर सकता। सेना भी रक्षा नहीं कर सकती है, किसी प्रकार रक्षा नहीं हो सकती। और जो कूटनीति से विचार करते हैं, जो दूरदृष्टि से विचार करते हैं, वो किसी भी राष्ट्र पर यदि अधिकार जमाना चाहते हैं, अपना नियंत्रण करना चाहते हैं, तो सामने वाले राष्ट्र के नागरिकों के मनोबल को तोड़ने का प्रयास करते हैं। और अपने राष्ट्र की रक्षा करनी है तो राष्ट्र के नागरिकों का मनोबल बढ़ाना उसका एकमात्र उपाय है, और दूसरा कोई उपाय नहीं है। 1857 की जब क्रांति विफल हुई, और उस क्रांति विफल होने के पश्चात महारानी विक्टोरिया ने शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से अपने हाथ में लेकर के और ब्रिटिश पार्लियामेंट को सौंप दिया। उसके थोड़े से वर्षों के पश्चात 1866 में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के कार्यालय में बैठकर के एक बैठक हुई, और लॉर्ड पाम हर्स्ट की अध्यक्षता में हुई।
उसमें बहुत सारे बुद्धिजीवी बैठे और उन बुद्धिजीवियों ने बैठ करके अपने जो ब्रिटिश शासन था उसको भारतवर्ष में मजबूत करने के लिए जो विचार किया, उसका एकमात्र केंद्र बिंदु था कि इस देश के नागरिकों के मनोबल को कैसे कमजोर किया जाए। और 2-3 बिंदुओं पर उन्होंने विचार किया। सबसे पहला एक बिंदु तो उन्होंने विचार किया, जो इतिहास में एक सिद्धांत पढ़ाया जा रहा है, एक थ्योरी है कि जो आर्य हैं वो इस भारतवर्ष के मूल निवासी नहीं हैं। कुछ कहते हैं वो मध्य एशिया से आए, दूसरे कह रहे हैं कि नहीं वो ईरान से आए, कोई कहीं से बता रहा है, अर्थात वो इस देश के मूल निवासी नहीं है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बलपूर्वक किया जाए और बलपूर्वक करने का लाभ क्या होगा, उस राष्ट्र के नागरिकों के मन में ये बैठ जाएगी कि हमारे पूर्वज किसी और स्थान से आए थे और उसके बाद अंग्रेज ये कह सकेगा कि ये तुम्हारा स्थान नहीं है, तुम भी यहाँ कहीं से आकर के बैठे थे, इसी प्रकार से हम यहाँ आकर के बैठे हैं, ये देश नहीं है, ये तो एक धर्मशाला है। धर्मशाला में एक व्यक्ति 4 दिन पहले आकर के रह रहा है और एक व्यक्ति ने 2 दिन पहले आकर के रहना प्रारंभ किया और एक व्यक्ति कल रात को आया। तीनों व्यक्तियों की स्थिति क्या है? उस धर्मशाला का मालिक कोई भी व्यक्ति नहीं है। जो 1 दिन पहले आया वो भी मालिक नहीं है, 2 दिन पहले आया वो भी मालिक नहीं है और जो 4 दिन पहले आया था वो भी मालिक नहीं है। तीनों की एक समान स्थिति है कि तीनों मुसाफिर हैं, तीनों यात्री हैं और यदि धर्मशाला खाली करके जाना है तो तीनों को जाना पड़ेगा और अधिकार बनेगा तो तीनों का बनेगा। तो इसलिए उन्होंने बहुत सोच समझ करके और ये विचार करते हुए कहा कि देखिए, जब तक इस देश के नागरिकों के मन में ये बैठा रहेगा कि वो इस देश के निवासी हैं, मूल निवासी हैं, तब तक वहाँ पर हमारा अधिकार नहीं हो सकता, हमारा विरोध होता रहेगा और ये कहते रहेंगे कि अंग्रेज़ों को भारत में राज्य करने का अधिकार नहीं है। इसलिए ये सिद्धांत प्रतिपादित करना है कि आर्य इस देश के मूल निवासी नहीं है। और उसके बाद मैकाले का सारा प्रयत्न और दूसरे लोगों के प्रयत्न चले और उसी प्रकार का इतिहास प्रस्तुत हुआ कि हमारी जो वर्तमान पीढ़ी है और इससे पहली पीढ़ी, सारी पीढ़ियां ये मानने लगी कि हम इस देश के मूल निवासी नहीं, कहीं और से आए थे। तो ये जो मनोबल तोड़ना है, ये राष्ट्र की रक्षा के लिए बहुत ही विघातक है। राष्ट्र बचाने के लिए आवश्यक है कि मनोबल बढ़ाना। और इसके साथ साथ और दूसरी स्थितियां उत्पन्न होती हैं। केवल शिक्षा पद्धति बदलना, इतिहास को बदलना, शिक्षा पद्धति बदलना। और शिक्षा पद्धति कैसी बदलना कि जो संस्कृति है उस संस्कृति को आप संस्कृति में बदल दो, उसको अपरूट कर दो। अर्थात वो संस्कृति, जो सांस्कृतिक चेतना व्यक्ति की है, वो अपनी संस्कृति के प्रति गर्व करना छोड़ दे। उसको लगने लगे कि हमारे पास कुछ भी गर्व करने के योग्य नहीं है, हमारे पास कुछ भी, हमारे पूर्वजों के पास भी कुछ इतना महत्वपूर्ण नहीं था जो सारी दुनिया से अलग था। और जब वो ये सोचना प्रारंभ कर देगा तो फिर उस भेड़िए को भेड़ बनने में देर नहीं लगती, कोई देर नहीं लगती है। फिर तो वो उसी स्थिति में आ जाएगा और कोई आकर के उसको दबोच लेगा। वही स्थिति है। तो आज आवश्यकता यदि राष्ट्र रक्षा पर विचार करने की है तो जहाँ देश की सीमाओं की रक्षा की बात है, सेना को मजबूत करने की बात है, उनके मनोबल को बढ़ाने की बात है, छोटी छोटी घटनाओं पर जवाब मांगना। आप सोच करके देखिए कि आपने अपने बेटे के साथ ऐसा व्यवहार कीजिए कि वो घर से निकला और आते ही उसकी ऐसी पेशी लगाइए कि जवाब लेना शुरू कीजिएगा, थोड़े दिनों के बाद उसका मनोबल टूट जाएगा और आपके साथ विद्रोह की स्थिति में होगा। वो राष्ट्र का सैनिक जो उन विषम स्थितियों में खड़ा है, कल्पना करके देखिए सियाचिन की, जहाँ बर्फ में पांव गल जाए नंगे होने पर, और उसके ऊपर आप सवाल उठाना प्रारंभ कर दें और आप बैठे हों, एसी रूम में बैठ कर के सवाल उठाते हों, तो सोच करके देखिए, आपने तो अपने किसी को भेजा नहीं। तो राष्ट्र की रक्षा तब होती है जब उनका मनोबल बढ़े, राष्ट्र के नागरिकों का मनोबल बढ़े और दूसरों के मनोबल को तोड़ा जाए, तो राष्ट्र की रक्षा संभव है।